हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे सर बहुत सारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के वीडियोस आ रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा सर कितने टेस्ट हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हम टेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दो टाइप से यहाँ पे होते हैं। एक होता है स्मॉल सैंपल, दैट इज एन इज लेस देन 30, और लार्ज सैंपल मतलब एन इज ग्रेटर देन 30। अगर हम एन इज लेस देन 30 की बात करें तो यहाँ पे तीन अलग अलग टेस्ट होते हैं, दैट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट और फिशर्स टेस्ट। इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के अंदर बात करी जाए तो टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, डिफरेंस ऑफ मीन, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, ये हमने कर दिया है। इसमें हमारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। बात करी जाए एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो सुन एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू वेरिएंस, ये भी मैं आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। प्लस इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन वेरिएंस, इनका पीडीएफ कैसे डिराइव करते हैं, ये सब कुछ मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। बात करी जाए फिशर्स टेस्ट के बारे में, तो सुन फिशर्स टेस्ट जो है, इस पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड टेस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो कुल मिला के बात करी जाए तो स्मॉल सैंपल पे हम ऑलरेडी आपके साथ टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे लार्ज सैंपल के बारे में। अगर एन की वैल्यू 30 से ज्यादा हो, क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाएगा, राइट। तो वहां पे हमारे पास यहाँ पे 4 टेस्ट हैं, जिसमें 2 टेस्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन एंड डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन, राइट। ये हम ऑलरेडी आपके सामने बता चुके हैं। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मतलब ये 4 टेस्ट है जिसमें आपको ये मैं कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अभी आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा कि हम कैसे यहाँ पे टेस्ट को वन बाय वन पढ़ते जा रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन जो होता है वो कहने की समस्या का कारण होता है। पर आपको बता दूं कि जब हम टी टेस्ट की बात करते हैं, जब हम एफ टेस्ट की बात करते हैं, इवन मैंने आपके सामने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी, तो जितने भी हम टेस्ट वहां पे देखते हैं, नॉर्मली वहां पे हर एक की टेबल होती है। क्लियर है? और उस टेबल से हम वहां पे उसकी टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं और हम कैलकुलेटेड वैल्यू उसके फार्मूले से निकालते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं कि क्या कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से छोटी या बड़ी है, उसके हिसाब से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करते हैं। सुन, यहाँ पे जब हम लार्ज सैंपल की बात करते हैं तो उस वाले केस में हम ये वाला काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे टेबल, जैसे अगर आपसे बोला जाए नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात करी जाती है। अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हम अभी मैं आपके सामने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दूंगा, वो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 1.96 से छोटी आ रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। अगर 2 टेल टेस्ट है, 1 टेल्ड है, तो उस वाले केस में उसकी वैल्यू 1.65 से छोटी होनी चाहिए, है ना। अब 1 टेल 2 टेल क्या होता है, जैसे मैं आपसे मीन की बात करूं तो म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, अगर ये हमारे पास, या म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, अगर ये हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो उस वाले केस में ये हमारे पास क्या होता है, सुन 2 टेल्ड होता है ना। और अगर हम ये बोले यहाँ पे कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो या म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, तो उस वाले केस में ये 1 टेल्ड होता है। क्लियर है? तो 1 टेल 2 टेल ऑलरेडी आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। खैर, हम बात करें सुन 1.96 से छोटी हमारे पास अगर वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड, तो उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाती है। इसी प्रकार से अगर 1% में बोला जाए तो यहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं। अब बात करी जाए सुन यहाँ पे कि अगर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करें तो सबसे पहले मन में ये सवाल उठेगा, सर प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है। तो सुन, प्रोपोर्शन का मतलब एक तरह से हम देखा जाए तो रेशियो होता है। क्लियर है? या हम इसको प्रोबेबिलिटी भी मान सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास 10 बॉयज दे रखे हैं और आपको दे रखा है कि 7 गर्ल्स या 8 गर्ल्स आपको, या 7 गर्ल्स दे रखा है। तो आपसे बोला जाए कि बॉयज का प्रोपोर्शन कितना है और गर्ल्स का प्रोपोर्शन कितना है, तो भैया बॉयज का प्रोपोर्शन हमारे पास होगा 10/17 और गर्ल्स का प्रोपोर्शन होगा 7/17। क्लियर है? तो एक तरह से प्रोपोर्शन जो होता है वो हमारे पास रेशियो ही होता है। क्लियर है? तो आपको नॉर्मली यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि एक डाइस है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, और डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास लाइक 1 और 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि क्या होती है ना। नॉर्मली 1 और 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1 और 2 मतलब 2/6, दैट इज 1/3। अब हम ये बोलेंगे कि एक डाइस को हमने 1000 बार थ्रो किया, 1000 बार थ्रो किया, तो 1 और 3 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपके सामने, वो आपको दे दिया कि इतनी बार वो हमारे पास 1 और 3 आ रहा। तो बताओ वो जो डाइज है वो अनबायस्ड है या बायस्ड है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो नॉर्मली
मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन ही बोला जा रहा, वही मैं डाई वाली बातें कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? अ डाई इज थ्रोन 900 टाइम्स एंड थ्रो ऑफ 3 और 4 इज ऑब्जर्व्ड 3240 टाइम्स, है ना? मतलब हम यहाँ पे एक डाई को हम 9000 बार थ्रो कर रहे हैं, जिसमें 3 और 4 आए, वो 3240 बार ऐसा होता है। क्लियर है? शो दैट द डाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए अनबायस्ड वन एंड फाइंड द लिमिट बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो 3 और 4 लाइज। तो सुन, आपसे ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो डाई है एग्जैक्टली वो अनबायस्ड है या बायस्ड है। आपको ये प्रूव करना है कि वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अनबायस्ड नहीं है, मतलब एक तरह से बायस्ड यहाँ पे ये डाई नजर आती है, जिस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है। तो सुन, सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फार्मूले होते हैं वो हम क्या यूज करते हैं। तो सुन, फार्मूले की बात करी जाए तो सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या होगी? सुन, एच नॉट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी जीरो, है ना? जैसे हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जब डाइस को उछालते हैं तो हमारे पास यहाँ बोला जा रहा है कि सुन 3 और 4 है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पी की बात करूंगा तो हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास यहाँ पे होता है। क्लियर है? तो सुनो, मैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सुन 3 और 4 आने की बात कर रहा है ना, 3 और 4। तो सुन जानते हैं 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, 2/6। तो हमारे पास जो पी होगा वो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। फिर हम बोलेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज p इज नॉट इक्वल टू p0, मतलब p इज नॉट इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर हमारे पास अल्फा दिया होगा, तो कोई ना कोई हमारे पास गिवन होगा, दैट इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, राइट? अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी फार्मूले हम यहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए हमेशा एक फार्मूला याद रखिए जो कि हम हमेशा यूज करते हैं, दैट इज एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे हमारे पास एक्स बार का आता है। क्लियर है? या फिर हम यहाँ पे नॉर्मली सिग्मा बाय रूट एन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है? बट स्टूडेंट यहाँ पे ये फार्मूला ही, इसी फार्मूले के इर्द गिर्द हमारे आगे के फार्मूले बनते जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स बार जो होता है ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास सैंपल मीन होता है। म्यू जो होता है वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हम एक्स बार की जगह यहाँ पे पी लेंगे और वो कौन सा होगा स्टूडेंट, सैंपल प्रपोर्शन होगा, राइट? तो सैंपल प्रपोर्शन हो जाएगा हमारे पास, दैट इज जेड। कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या निकालेंगे हम स्टूडेंट, हमारे पास होगा पी माइनस कैपिटल पी। कैपिटल पी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन प्रपोर्शन, राइट? डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। अल्टीमेटली इसका हम पॉजिटिव लेवल यहाँ पे लेके चलते हैं। जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो हमारे पास होता है सुन पी क्यू अपॉन एन अंडर रूट। क्लियर है? ये हमारे पास फार्मूला। अब एक बात दिक्कत आती है कि सर पी क्यू है तो पी हमारे कैपिटल पी, तो सुन कैपिटल पी हमारे पास क्या होगा सुन, पॉपुलेशन मीन होगा। तो अगर हमें क्यू निकालना तो 1 माइनस पी हमारे पास यहाँ हो जाता है। तो यार हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू उठाकर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। सुन यहाँ से हमारे पास z कैलकुलेटेड की वैल्यू हो जाएगी, राइट? अब हम देखेंगे कि z कैलकुलेटेड z अल्फा से छोटा है तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और हम बोलेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, है ना? ये हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है? सुन, कभी कभी इस फार्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से भी किताबों में लिखा जाता है और वो ये होता है हमारे पास z कैलकुलेटेड, मतलब ये फार्मूला हमारे पास ऐसा भी होता है, दैट इज x माइनस एन पी अपॉन एन पी क्यू का रूट, है ना? ऐसा भी लिखा होता है। अल्टीमेटली एक ही बात है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो अगर आप यहाँ पे n कॉमन निकालोगे और यहाँ से भी मतलब n स्क्वायर कॉमन निकालोगे, यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो अल्टीमेटली यही फार्मूला यहाँ पे बन के आ जाएगा। जैसे इधर देखिए आप लोग, है ना? अगर मैं यहाँ पे n कॉमन निकालता हूँ तो सुनिए आएगा हमारे पास। देखो अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किताबों में फार्मूले लिखे होते हैं तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ऐसे थोड़ी होता है क्या, है ना? सुन माफी चाहूँगा, ये हमारे पास कैपिटल पी है ना? एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से हम एन कॉमन निकालेंगे, है ना? एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो सुनिए बाहर आके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन एन। सुनिए से कैंसिल और इसका मतलब होता है एक्स बार, है ना? दैट इज हमारे पास प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर? वही प्रोबेबिलिटी, है ना? तो ये हमारे पास आ जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से इसको लिखा जाता है ना? तो उसको लेकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बात बराबर ही यहाँ पे होती है। खैर क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अश्विन, जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है, अच्छा मैं आपके सामने एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ जो कि आगे जब हम लिमिट निकालेंगे यहाँ पे तो लिमिट में कहीं ना कहीं इसका यूज आता है। पर चलो मैं एक बार इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर लिमिट का एक थोड़ा कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अ डाई इज थ्रोन 900 टाइम्स एंड थ्रो ऑफ 3 or 4 is observed 3240 times. Show that the die cannot be regarded as an unbiased one and find the limit between which the probability of through 3 or 4 lies.
सुन, बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लेके चलेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगी सुन, चूंकि हमारे पास डाइस में 3 और 4 आए, सुन ये हमारे पास पॉपुलेशन प्रपोर्शन आएगा वहां से, तो हम जानते हैं कि डाइस को उछालते तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास कैपिटल पी की जो वैल्यू आती है, या हम बात करेंगे पी की, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, हमारे पास यहाँ पे बोल रहा 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 ये आएगा 2 टाइम डिवाइडेड बाय 6 है ना, ये और ये 2/6 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो P इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 1/3 हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक ये कैपिटल P लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, सो ये 1/3 होगा, राइट। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो क्या होगा सुन, कैपिटल P इज नॉट इक्वल टू 1/3 है ना, मतलब वो हमारे पास 1/3 यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल P की वैल्यू 1/3 आ रही है और अगर हमारी पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, इसका मतलब जो हमारे पास डाई है वो क्या होगी, अनबायस्ड होगी। अगर हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, इसका मतलब वो बायस्ड हो जाएगी। क्लियर, एग्जाम्पल को समझते हैं और करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। क्लियर, अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे अल्फा में कुछ नहीं दे रखा है, जब अल्फा कुछ नहीं दे रखा है तो उस वाले केस में कभी कभी हम जेड अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लेके चलेंगे ना। हम क्या करेंगे, अगर जेड अल्फा की जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 लेके चलेंगे, है ना। सुन, अगर 3 से, वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो 1.96 लेके चलते हैं या 2.58 लेके चलते हैं ना, पर कभी कभी अगर हमें नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं। अगर 3 से बड़ी आ रही है तो उस वाले केस में मतलब जेड कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी आ रही है तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या जाएगी सुन, लाइक रिजेक्ट हो जाएगी। अगर 3 से छोटी आ रही तो एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, है ना। तो जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, तो फार्मूला हमारे पास क्या था सुन, स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा सुन अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन, है ना। तो हम जानते हैं सुन, यहाँ पे हमने कैपिटल P तो हमने निकाल ही दिया, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो सुन कैपिटल Q की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2/3 आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस 1/3 ना, 1 से माइनस करेंगे ना, याद है ना। हम जानते हैं सुन, ये हमारे पास क्या होता है, कैपिटल P इज Q इज इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल P, दैट इज 1 माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब सुन, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक हमें चाहिए सुन स्मॉल p की वैल्यू, है ना। स्मॉल p क्या होता है सुन, वो होता है हमारे पास सैंपल प्रपोर्शन, है ना। सैंपल क्या हो रहा है सुन, हमारे पास यहाँ पे सैंपल प्रपोर्शन हो रहा है कि टोटल हम 900 बार उछाल रहे हैं, 9000 बार, हम सॉरी, टोटल 9000 बार उछाल रहे हैं, जिसमें 3240 बार हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन, 3 एंड 4 आ रहा है। क्लियर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से मतलब इसको कैलकुलेट करूंगा तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6, कितना है ना, 0.37 ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.36। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी। सुन, ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 0.36 माइनस कैपिटल P की वैल्यू हमारे पास क्या है सुन 1/3, तो हम सीधा लिख सकते हैं सुन 0.33, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा ये राउंड अंडर रूट ऑफ, है ना, ये आएगा हमारे पास P दैट इज 1/3, है ना। Q की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ रही है सुन 2/3 एंड टोटल डिवाइडेड बाय यहाँ से n, इस सुन n हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन 9000 आ रहा है ना, क्योंकि हम कितने बार उछाल रहे हैं 9000 बार, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन n की वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। सुन यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन 5.36 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इसकी वैल्यू आई, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो z कैलकुलेटेड की वैल्यू है ना, वो हमारे पास क्या रहा सुन जेड अल्फा से हमारे पास बड़ी आ रही है ना, जेड अल्फा, है ना। सुन जेड अल्फा से हमारे पास क्या आ रही है सुन, बड़ी आ रही है ना। नॉर्मली जेड अल्फा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अल्फा नहीं दे रखा है तो अल्फा या तो हम क्या करेंगे सुन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे या फिर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में लेंगे। तो 5% वाले केस में 1.96 होता है एंड 1% वाले केस में 2.58 होता है। पर सुन यहाँ पे हम लोग जेड अल्फा को 3 मान के चलेंगे। क्लियर है कि अगर जेड अल्फा की वैल्यू 3, मतलब जेड अल्फा हम 3 लेके चलेंगे, मतलब जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर 3 से छोटी है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, 3 से बड़ी है तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जेड कैलकुलेटेड जो है वो हमारे पास क्या है सुन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो z calculated is greater than 3, that is null hypothesis is rejected, that is there is significance difference in population proportion।
दैट इज अगेन द डाई इज बायस्ड, है ना, डाई जो होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, बायस्ड होगी। क्लियर है? अब एक चीज और हमें ये बोली गई है यहाँ पे कि फाइंड द लिमिट बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो ऑफ 3 और 4 लाइज, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो 3 और 4 डाइज में आ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी क्या होनी चाहिए जिससे कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट हो जाए। सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगी, जब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 3 से क्या आ जाए भैया, छोटी आ जाए। अगर इसकी वैल्यू z कैलकुलेटेड की वैल्यू 3 से छोटी आ गई तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली मैं करूंगा क्या, और उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, सुन मैं अगर ये देख लूँ दैट इज z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाए, सुन 3 से छोटा आ जाए। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो यार ये आएगा स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय ये आएगा रूट पी क्यू अपॉन एन, एंड यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 3 से छोटी आ रही। क्लियर है? अगर जैसे हम इसको हटाते हैं तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, ये आएगा हमारे पास माइनस का p माइनस कैपिटल P, है ना, एंड स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू दैट इज यहाँ से हमारे पास 3 आएगा, और ये जो पी क्यू बाय एन है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, सुन मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा रूट पी क्यू अपॉन एन, एंड ये आएगा हमारे पास रूट पी क्यू अपॉन एन। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे चूंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल पी का रेंज चाहिए, है ना, कि कैपिटल पी किसके बीच में आना चाहिए, राइट। तो कैपिटल पी के रेंज को चाहिए तो मैं क्या करता हूँ सुन, दोनों तरफ सबसे पहले क्या करता हूँ सुन, ये जो पी है दोनों तरफ क्या करता हूँ सुन, माइनस पी करता हूँ, राइट। तो मैंने क्या करा सुन, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस पी किया, तो माइनस पी माइनस 3, है ना, मैंने स्मॉल पी किया, माफी चाहूंगा सुन, है ना। तो माइनस का पी माइनस का 3, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं क्योंकि सीधा लिखूंगा तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आता कैसे है ना, ताकि आपको समस्या नहीं हो, है ना। तो 3 और ये आएगा हमारे पास पी क्यू अपॉन एन माइनस का पी आ जाएगा। क्लियर है ना, आज मैंने दोनों तरफ जोड़ा है तो प्लस का पी आ जाएगा। हम सॉरी स्टूडेंट, अब क्या कर रहे हैं सुनिए, जो पी है इसको मुझे हटाना है स्मॉल पी को, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ इस दोनों साइड में क्या करूंगा सुन, पी को माइनस कर दूंगा। जब पी को माइनस करूंगा तो सुन ये आएगा माइनस का पी, और यहां पे करूंगा तो सुन ये भी हमारे पास क्या आएगा सुन, माइनस का पी हो जाएगा। चूंकि अब मुझे तो कैपिटल पी का रेंज चाहिए, है ना, तो क्या करता हूँ सुन, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार ये माइनस से मल्टीप्लाई करूँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास पी प्लस 3 अंडर रूट ऑफ पी क्यू, वैसे सीधा फार्मूला यूज करेंगे पर समझाने के लिए बता रहा हूँ सुन, ये हमारे पास कैपिटल पी आ जाएगा, और ये आ जाएगा सुन माइनस का 3 अंडर रूट ऑफ पी क्यू प्लस का पी आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको वापस जमाऊं तो सुन ये आएगा हमारे पास कैपिटल पी, एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, है ना। तो ये जो साइन है ना ये मुझे इधर लिखना पड़ेगा, दैट इज पी प्लस, है ना, ये आएगा हमारे पास 3 पी क्यू बाय एन, और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे पी माइनस ये आएगा 3 पी क्यू बाय एन। सुन ये हमारे पास आएगा, और ये स्मॉल पी है, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? तो ये हमारे पास पी का लिमिट आएगा। क्लियर है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो अगर मैं सीधा फार्मूला यहाँ पे ऐसा लिखूं कि मैं बोलूं कि भैया इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, पी, मैं इसको सीधा लिखूंगा कि पी प्लस माइनस 3 रूट पी क्यू बाय एन, इस रेंज में आपका होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अगर इस रेंज में हमारे पास कैपिटल पी की वैल्यू होगी तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी भैया, एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली आता कैसे है, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे ना, आप बोलोगे सर कैसा है, तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि कैसा है वो। क्लियर है? तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, सुन लिमिट बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो ऑफ 3 और 4 इज, तो हमारे पास क्या होगा सुन, उस वाले केस में इसकी जो वैल्यू होगी स्मॉल पी प्लस माइनस रूट पी क्यू, तो वो आएगा हमारे पास स्मॉल पी प्लस माइनस 3, एंड ये आएगा सुन पी क्यू अपॉन एन, है ना। अच्छा मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एग्जाम में अगर अल्फा लिखा हुआ आ जाए, कि सर अल्फा आ जाए हमारे पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, तो बेटा उस वाले केस में 3 की जगह, ये जो 3 होगा इसकी जगह हम क्या लिखेंगे भैया 1.96, तो उस वाले केस में हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस माइनस 1.96 रूट पी क्यू बाय एन हो जाएगा। बस ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो एक तरह से अगर हम इन जनरल की बात करें तो ये जो फार्मूला होता है ये हमारे पास ऐसा होता है, जेड अल्फा की वैल्यू होती है यहाँ पे ना, और जो भी अल्फा होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, उससे हमें लिमिट पता पड़ जाएगी कि भैया किसके बीच में हमारे पास यहाँ पे ये पी आना चाहिए, है ना, सो दैट की नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट हो जाए। क्लियर? तो भैया हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करनी पड़ेगी भैया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी ना। तो सुन स्मॉल पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, सुन स्मॉल पी हमारे पास आ रहा 0.36, है ना, प्लस माइनस सुनिए आएगा 3, एंड
कैपिटल क्यू है, देखिए हमारे पास है ना। तो सुनिए आएगा ये सेम टू सेम ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, तो ये आएगा हमारे पास 2/9 और 900 ऊपर चला गया, तो सुन ये आएगा हमारे पास 2/9 है ना, आई थिंक ये आएगा 9 है ना। तो यार हमारे पास यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, सुन 2/9981, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे एक बार प्लस और माइनस करके, तो इसका जो रेंज आएगा हमारे पास 0.375। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे p की जो वैल्यू आ रही है वो 0.33 आ रही है। अगर यहाँ पे p की वैल्यू 0.345 आ जाए और 0.375 के बीच में आ जाए तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। अभी रिजेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि भैया हमारे पास ये हो रहा है। क्लियर यार, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये पीछे का लॉजिक है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इन अ सैंपल ऑफ 1000 पीपल इन अ महाराष्ट्र 540 आर राइस ईटर्स, है ना, 540 जो है वो राइस खाते हैं, एंड द रेस्ट व्हीट ईटर, बाकी जो है वो गेहूं खाते हैं। कैन वी अज्यूम दैट द बोथ राइस एंड व्हीट आर इक्वली पॉपुलर इन द स्टेट। आपसे बोला जा रहा है कि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये दोनों इक्वली पॉपुलर है, मतलब राइस ईटर और जो व्हीट ईटर है मतलब वो बराबर है। ये हमारे पास हमें टेस्ट करना है। इसका मतलब जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, सो नल हाइपोथेसिस में हमें ये प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि जो पॉपुलेशन है उसमें दोनों इक्वल खाने वाले हैं। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे पास क्या होगी, सो कैपिटल पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1/2 लेके चलेंगे, है ना, कि भाई जितने हमारे पास राइस खाने हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पे चावल खाने मतलब गेहूं खाने वाले लोग, राइट। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, सुन p इज नॉट इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए सुन यहाँ पे हमारे पास सैंपल प्रपोर्शन क्या दे रखा है, तो सैंपल प्रपोर्शन दैट इज स्मॉल p की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखी है भैया, 540 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 1000 है, दैट इज 0.54 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। अब हमें क्या करना भैया, हमें यहाँ पे चेक करना है दैट इज z अल्फा की वैल्यू, सॉरी z कैलकुलेटेड की वैल्यू, है ना। तो z कैलकुलेट क्या होता है, सुन स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा सुन कैपिटल PQ अपॉन n आ जाएगा, राइट। तो यार हमारे पास स्मॉल p तो हमें दे ही रखा भैया 0.54 माइनस बेटा यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी 0.5 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय यार यहाँ से हम ले लेंगे भैया कैपिटल P की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/2 है तो कैपिटल Q क्या 1 माइनस p, दैट इज ये भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो भैया 1/2 एंड 1/2 और n हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा भैया 1000 दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2.532। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ना, तो 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में देख रहा है, तो उस वाले केस में हमें यहाँ पे टेबल की वैल्यू जो z अल्फा की वैल्यू है वो हम 3 नहीं ले सकते ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 लिया, आप बोलोगे सर 3 यहाँ पे ले लेंगे या नहीं भैया 3 नहीं ले सकते ना। तो सुन 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे यहाँ पे टू टेल्ड टेस्ट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है ये हमारे पास क्या होगा सुन टू टेल्ड होता है ना, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है सुन नॉट इक्वल दे रखा है ना, अगर ग्रेटर देन लेस देन होता तो 1 टेल होता है ना। तो खैर हमारे पास यहाँ 1% पे इसकी वैल्यू क्या आ रहा है सुन 2.58 आ रहा है ना, तो 2.58 आ रहा है, तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2.58 से छोटी आ रही है ना। तो z अल्फा जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है सुन ध्यान दीजिएगा, है ना, z अल्फा की जो वैल्यू है ना, z अल्फा यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू 2.58 है ना, एट यहाँ पे आएगा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम जानते हैं z कैलकुलेटेड इज लेस देन z अल्फा, है ना, दैट इज null hypothesis is accepted, है ना, मतलब that is no significance difference between population proportion। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे चावल खाने वाले और गेहूं खाने वाले वाकई में बराबर ही है, हम ये बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो रही है एक्सेप्ट हो रही। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि 20 पीपल वर अटैक्ड बाय डिजीज एंड ओनली 18 सर्वाइव्ड, है ना, मतलब यहाँ पे 20 लोगों को लाइक किसी डिजीज ने अटैक किया जिसमें 18 लोगों ने
सर्वाइव किया, will you reject the hypothesis that the survival rate if attacked by the disease is 85% in favor of the hypothesis that is more and 5% level of significance? तो इसमें जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस लेंगे। नल हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन का लाइक प्रोपोर्शन है वो हम लेते हैं। तो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास 85% दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो P की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.85 और एक कैपिटल P ध्यान दीजिएगा। तो Q हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस P दैट इज 0.15 होगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा P इज इक्वल टू 0.85, है ना। तो हमारे पास सॉरी कैपिटल P, माफी चाहूंगा, सुन कैपिटल P इज इक्वल टू 0.85। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस तो ये हो जाएगी, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी उसमें क्या बोल रहा है कि इट इज 85% इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस दैट इज मोर। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, सुन P इज ग्रेटर देन 0.85 होगा ना, ये कैपिटल P है ना। तो आप जानते हैं सुन ये हमारे पास क्या होगा, वन टेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो प्रोपोर्शन दे रखा है क्वेश्चन में वो ये दे रखा है कि 20 पीपल वर अटैक्ड बाय द डिजीज एंड ओनली 18 सर्वाइव्ड। तो हमारे पास स्मॉल p की जो वैल्यू है, जो प्रोपोर्शन दे रखा है वो कितना होगा, 18/20 दैट इज इक्वल टू 0.9, है ना। अब हमें क्या करना है, सुन z कैलकुलेटेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो z कैलकुलेटेड हमारे पास क्या होता है, सुन स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर होता है, और स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है सुन रूट PQ अपॉन n, जहां पर ये p कैपिटल होता है। देन स्मॉल p की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.9 है, कैपिटल P की वैल्यू है हमारे पास 0.85, है ना, डिवाइडेड बाय सुन ये आएगा हमारे पास 0.85 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास यहाँ पे कितने परसेंट हमें दे रखा है, सुन 20 दे रखा है, क्लियर है। तो n की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, सुन 20 हो जाएगी, क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी वो 0.63 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं सुन z अल्फा की वैल्यू। अल्फा हमारे पास क्या होगा, सुन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और वन टेल्ड टेस्ट लगेगा, राइट। तो वन टेल्ड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो सुन ये हमारे पास वन टेल्ड है और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये 1.65 आता है। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.65 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम देख रहे हैं सुन यहाँ पे z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास z अल्फा से क्या होगा, सुन छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी यहाँ पे, null hypothesis is accepted, that is there is no significance difference in population proportion। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे सैंपल का प्रोपोर्शन दे रखा है और जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन दे रखा है वो दोनों यहाँ पे बराबर होंगे, क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ 500 पाइनएप्पल्स वाज टेकन फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ 65। सुन यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है सैंपल वो 500 का हमारे पास दे रखा है, और यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल का प्रोपोर्शन है वो हमारे पास दे रखा है 65 वर फाउंड बैड, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 65/500। तो ये तो हमारे पास स्मॉल p आ जाएगा। शो दैट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ बेड वन इन द सैंपल ऑफ दैट साइज इज 0.015। तो आपको ये दिखाना है कि जो स्टैंडर्ड एरर होगा किसका, इसका p का, है ना, वो आपको दिखाना है कि वो 0.015 होगा, ये आपको दिखाना है। एंड डिड्यूस दैट द परसेंटेज ऑफ बेड पाइनएप्पल इन द कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट सर्टेनली लाइज बिटवीन 8.5 टू 8.5 एंड 17.5। मतलब आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब हमारे पास जो बेड पाइनएप्पल होंगे कंसाइनमेंट में वो 8.5 से 17.5 के बीच में होंगे। एक्चुअली ये क्या बोल रहा है मैं आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में रिजेक्ट और एक्सेप्ट की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है,
पर फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन नल हाइपोथेसिस को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे खैर स्टैंडर्ड एरर दे रखा है और हमारे पास पॉपुलेशन मीन तो नहीं गिवन है ना, आपको उसकी रेंज दे रखी है यहाँ पे कि वो हमारे पास 8.5 से 17.5 होगा। तो सुन मैंने आपके सामने एक फार्मूला बनाया था, याद हो आपको, तो वो हमारे पास क्या था, सुन पी प्लस माइनस यहाँ पे जेड अल्फा अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन। हम जानते हैं कि सुन जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है वो रेंज ही होती है उसकी, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा नहीं गिवन है ना, नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे अल्फा दे रखा होता है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा होता है, वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जेड अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, क्लियर है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे आएगा सुन पी प्लस माइनस ये स्मॉल पी है, जेड अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे सुन 3 एंड अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन। पर पहले हमें काम करते हैं, ये तो हमें प्रूव करना है, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि जो उसका स्टैंडर्ड एरर है वो हमारे पास 0.015 होगा। आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो भैया हम जानते हैं जब z कैलकुलेटेड निकालते हैं तो हमारे पास ये आता है सुन स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय जो नीचे होता है ना वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर होता है। और याद है उसका फार्मूला क्या होता है सुन रूट पी क्यू बाय एन। तो हमें तो खाली निकालना है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या होगा सुन रूट पी क्यू अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन हमारे पास एन हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे जो p और q है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है सुन, ये हमारे पास p दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखो अल्टीमेटली कैपिटल P और कैपिटल Q आता है, पर हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है वो सैंपल दे रखा है, तो हम सैंपल का जो प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा सुन, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 65 अपॉन 500। तो ये p है, तो हमारे पास जो स्मॉल q होगा उसकी वैल्यू क्या होगी सुन, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास होगी, अगर हम इसको करेंगे तो 1 माइनस 65 अपॉन 500 हो जाएगा। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 435 अपॉन 500 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये आएगा हमारे पास 435 अपॉन 500 डिवाइडेड बाय एन, हमारे पास क्या है सुन, एन हमारे पास 500 ही यहाँ पे गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी सुन 0.015 जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब सुन हमें इसकी वैल्यू निकालनी, पर चूंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे जो सैंपल प्रोपोर्शन है उसी को यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी सुन, पी की वैल्यू आएगी 65 अपॉन 500 प्लस माइनस 3 इंटू, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी है ना, अभी निकाली स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ना, दैट इज 0.015 एंड इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चूंकि प्लस माइनस है तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो इंटरवल में आएगी, एक बार प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, फिर माइनस करेंगे उसकी वैल्यू आएगी। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.085 से लेके हमारे पास आएगा 0.175 है ना, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर आप इसको परसेंटेज में डालोगे तो सुनिए 8.5 से 17.5% के बीच में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। A random sample of 500 apples were taken from a large consignment and 60 were found dead, है ना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 60 हमारे पास यहाँ पे बेड आया, तो सुनो हमारे पास जो प्रोपोर्शन आएगा वो आएगा 60/500। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी है ना वो क्या आएगी 612, सो आई थिंक 0.12 आ रहा। तो हमारे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो हमारे पास हमारे पास वैल्यू आएगी 88 है ना। Obtain the 98% confidence limit for the percentage of bad apples in a consignment। तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या करना है सुन, सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस लिमिट निकालनी है ना। तो जो कॉन्फिडेंस लिमिट होती है वहां पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सुन, P प्लस माइनस, और चूंकि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल p और स्मॉल q ही गिवन है तो उस वाले केस में हम यहाँ करेंगे सुन, ये आएगा PQ अपॉन n आ जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P माइनस जेड अल्फा रूट पी क्यू अपॉन एन, से ये आएगा हमारे पास P माइनस जेड अल्फा रूट पी क्यू अपॉन एन है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरवल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पर भैया आपको चाहिए जेड अल्फा, राइट। तो 98% है, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होगा, तो सुन ये 5% है, ये हमारे पास 1%, जो बीच की वैल्यू होती है मतलब 0.025 है, दैट इज 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी 2.33 हो जाएगा। तो हमारे पास जेड अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा सुन 2.33 आएगा। तो मैं क्या करूंगा सुन, P प्लस ये आएगा 2.33 एंड रूट पी क्यू अपॉन एन आएगा प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे सुन, P की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है
0.12 प्लस माइनस 2.33 अंडर रूट ऑफ 0.12 एंड ये आएगा हमारे पास 0.88 डिवाइडेड बाय एन। सुन एन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे 500 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.086 से 0.1538 है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सुन यार, मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बाकी यार, अगर आप CSA नेट गेट IIT जैम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथ्स पूछा जाता है, तो आप हमारे मैथ्स कैर पे कोर्सेज ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे मैंने बाकायदा हर टॉपिक पे वीडियोस अपलोड किए, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कैसे आपको कोर्स लेना, इसका पूरा वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।